बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पाकिस्तान पीनल कोड से, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन इंटेंशन जो सेक्शन 34 में दिया गया हुआ है। इस सेक्शन में हम कॉमन इंटेंशन को डिस्कस करेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो हम कोशिश करेंगे अगर इसमें जो भी डाउट्स और जो क्वेश्चन आपके राइज होते हो उसको क्लियर कर सके। और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। चले तो आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन इंटेंशन। ठीक है, कॉमन इंटेंशन हमारे पास सेक्शन 34 पाकिस्तान पीनल कोड में दिया गया हुआ है। इसका डेफिनेशन है इसमें। ठीक है, कॉमन इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ठीक है, नीयत। तो इसमें कॉमन इंटेंशन के बाद एक एक जैसी यकसा इंटेंशन, यकसा इरादा, ठीक है, इसका ये मतलब है। इसको ये कॉमन इंटेंशन जो है सेक्शन 35 ये बजाते खुद कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, ये दूसरे ऑफेंस के साथ लगता है। ये क्वांटिटी बताता है क्रिमिनल्स की। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं मर्डर की। ठीक है, एक मर्डर के साथ आपने कभी एफआईआर में देखा होगा 34/302। ठीक है, 34/302 का ये मतलब है कि जिसने कत्ल किया है, ठीक है, जिन जिन लोगों ने कत्ल किया है तो वो एक से जायद लोग हैं। ठीक है, कॉमन इंटेंशन में ये होती है कि एक से जायद लोग होने चाहिए, ठीक है, सेवरल पर्सन्स होने चाहिए, तो वो कॉमन इंटेंशन में आ जाता है। चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में कहता है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, ठीक है, एक से जायद लोगों से अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, उनकी एक यकसा नीयत होती है, ठीक है, ऑफ ऑल, उन सारों की, ईच सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट, और जो जो से बंदे उसमें शामिल होते हैं वो उस एक्ट के लिए लायबल होते हैं। ठीक है, इस तरह होता है कि वो उसने अकेले में किया हो, इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो हम फर्दर एग्जांपल से क्लियर करेंगे। चलो एग्जांपल पे चलो। एग्जांपल में कहता है जी के फोर पर्सन ए बी सी एंड डी, ठीक है, उन वो प्लान करते हैं किसी बैंक में चोरी करने का। ठीक है, जिसमें से फोर मेंबर्स जो होते हैं वो चले जाते हैं बैंक लूटने के लिए। ठीक है, जिसमें से एक बंदा जो होता है उन चारों में से वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है निगरानी देने के लिए, और बाकी तीन बैंक के अंदर पैसे लूटने चले जाते हैं, बैंक को रॉब करने चले जाते हैं। ठीक है, तो जो गेट पे खड़ा होता है वो भी इक्वली लायबल होता है क्राइम जो उन्होंने कमिट किया है, रॉबरी की है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि ये सेक्शन 34 आ जाता है। उन्होंने साथ में रॉबरी भी की है, और सेक्शन 34 से हमें क्वांटिटी पता चल जाता है कि कौन कितने लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल है, इस ऑफेंस में शामिल है। तो इसमें हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं। इनका इंटेंशन एक ही होती है, ये प्लान करके जाते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो ये कॉमन इंटेंशन में आ जाता है। ठीक है, और इसमें कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी आ जाती है। हमारे पास तीन के चार किस्म की लायबिलिटीज है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी कहते हैं कि एक बंदा, अगर एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तीन चार लोग हैं या पांच लोग हैं, ठीक है, कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, अगर उसमें से एक बंदा ही ऑफेंस कमिट करता है मगर बाकी लोग उधर मौजूद होते हैं, उस ऑफेंस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है, ठीक है, पार्टिसिपेट किया होता है, या इवन उधर खड़ा होता है, तो वो उस ऑफेंस में लायबल होता है। ठीक है, इक्वली लायबल होता है उस ऑफेंस में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके एसेंशियल्स पे। अभी हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे सेक्शन 34 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके एसेंशियल डिस्कस करेंगे। चले इसके एसेंशियल वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो एसेंशियल आता है वो है क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी किसी भी क्राइम में, ठीक है, सबसे पहला जो एसेंशियल होता है वो होता है क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, ये इसमें हमारे पास सेक्शन 34 बजाते खुद कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्वांटिटी बताता है इंडिविजुअल की, ऑफेंडर के, अक्यूज की। ठीक है, उनकी क्वांटिटी बताता है कि एक जुर्म में, एक ऑफेंस में कितने लोग शामिल थे। ठीक है, तो चले इसको पढ़ते हैं। क्रिमिनल एक्ट यूज्ड इन सेक्शन 34 डज नॉट रेफर टू इंडिविजुअल एक्ट। इसमें कहता है कि ये किसी इंडिविजुअल एक्ट को रेफर नहीं करता, बल्कि ये
ग्रुप के जो ग्रुप ऑफ पीपल जो उन्होंने ऑफेंस कमिट किया होता है और उसको रेफर करता है, ठीक है। वेयर अ क्राइम इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन, मतलब कोई क्राइम सेवरल पर्सन की तरफ से कमिट हुआ होता है, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और उनकी कॉमन इंटेंशन होती है और उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो किसी क्राइम को कमिट करने का इरादा किया होता है या करने जा रहे होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ देम डूइंग सम एक्ट, मतलब इसमें कहता है कि जो उसमें जो जो भी शामिल होते हैं, ठीक है, मतलब जो कॉमन इंटेंशन में बताता है कि जो जो लोग उस ऑफेंस में शामिल होते हैं वो जो स्मॉल काम करते हैं, मतलब जो छोटा काम करे, बड़ा काम करे या निगरानी दे ऑफेंस के दौरान या सिर्फ खड़े ही रहे, तो वो सारे इक्वली लायबल होते हैं उस एक्ट के लिए, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी आ जाती है। कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी का हमने ऊपर भी डिस्कस किया, इस बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा, उसके साथ दो तीन बंदे होते हैं, ठीक है, और वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं मगर ऑफेंस में शामिल होते हैं, मतलब पार्टिसिपेट किया होता है उन्होंने, तो वो सारे इक्वली लायबल होते हैं उस ऑफेंस के लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी। इसके बाद हमारे पास सेकंड एसेंशियल आ जाता है क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, ठीक है। सेवरल पर्सन से पता चल जाता है कि जो एक्ट किया गया होता है वो सेवरल पर्सन की तरफ से होना चाहिए, ठीक है। द क्रिमिनल एक्ट इन अ क्वेश्चन मस्ट हैव बीन डन बाय सेवरल पर्सन, मतलब जो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए वो सेवरल पर्सन की तरफ से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। द नंबर ऑफ रॉन्ग डूअर शुड बी एटलीस्ट टू, मतलब ये रॉन्ग डूअर के जो नंबर होंगे वो एक मतलब कम से कम दो होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन 34 डिस्क्राइब द क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑफेंडर इन्वॉल्व इन क्राइम, जो हमारे पास सेक्शन 34 है वो क्वांटिटी बताता है, मतलब क्वांटिटी नंबर बताता है ऑफेंडर्स के कि लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ऑफेंडर हम मर्डर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी सेक्शन के साथ, मतलब 302 सेक्शन हमारे पास मर्डर को, कत्ल अम्द को डिफाइन करता है पाकिस्तान पीनल कोड में, अगर इसके साथ सेक्शन 34 लग जाता है, 34 34/302, ठीक है। अक्सर आपने एफआईआर में देखा होगा, तो उसमें इस तरह लिखा होता है, इसमें इस तरह इस वजह से लिखा होता है कि क्योंकि वो मर्डर जो जिन्होंने मर्डर कमिट किया होता है उसकी क्वांटिटी बताता है, मतलब ये एक से ज्यादा लोग थे, ठीक है। अगर वो सिर्फ सेक्शन 302 लिखा होगा तो वो सिर्फ जो मर्डर होगा वो किसी एक बंदे ने कमिट किया होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट। पार्टिसिपेशन का मतलब अगर इस ऑफेंस में यह है कि अगर कोई बंदा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इवन उधर खड़ा होता है, जो क्राइम की जगह कुछ करता भी नहीं है, खड़ा होता है उधर, तो वो भी लायबल होता है उस एक्ट के लिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन भी नेसेसरी होती है, ठीक है। The participation in a criminal act of a group is a condition present in order to fix joint liability, and there must be some overall act indicate of a common intention, मतलब कोई इंडिकेशन होनी चाहिए कि कॉमन इंटेंशन की इंडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन इंटेंशन जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव आपको मैंने आगे दो दफा पढ़ाया है कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी, आगे आप अगर समझ नहीं है दोबारा वीडियो को रिवाइज करें और फिर से उसको सुने, आपको समझ आ जाएगी। तो पार्टिसिपेशन लाजमी है, ठीक है। और आखिर में हम दोबारा जॉइंट लायबिलिटी के बारे में आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी के, कि ईच पर्सन इज लायबल फॉर एन ऑफेंस, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा सेक्शन 34 में क्वांटिटी बताता है, नंबर ऑफ एक पर्सन ऑफेंडर्स बताता है ना, अगर कोई बंदा ऑफेंस कमिट करता है और उसकी पार्टिसिपेशन उधर मौजूद है, ठीक है, वो कोई पार्टिसिपेशन करता है, मतलब इवन अगर वो पहरेदारी भी देता है, ठीक है, गार्डिंग भी करता है ऑफेंस के दौरान, ठीक है, तो वो भी इक्वली लायबल होता है, ठीक है, उस ऑफेंस के लिए। अगर मैं एक मिसाल दूं कि दो बंदे तीन बंदे हैं, वो जाते हैं किसी बंदे को मारने के लिए, ठीक है। एक बंदा रोड के दूसरी तरफ खड़ा होकर दो बंदों को कहता है कि आप जाए उनको मार के वापस आ जाए, तो वो जो पहरेदारी करेगा, वो जो रखवाली देगा, ठीक है, वो भी उस ऑफेंस के लिए इक्वली लायबल होगा जितने वो दोनों होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सेक्शन 149 में डिस्क्राइब है। चले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
सेक्शन 149 कहता है कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी नंबर ऑफ इन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली हमारे पास 141 में डिस्क्राइब है। अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है कि एक से 5 से ज्यादा लोग अगर कोई इकट्ठा होते हैं और कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आते, वो उसी टाइम ही कोई ऐसा हर्डल मतलब कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। वो 149 सेक्शन के अंडर आएगा, ठीक है। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी a member of an unlawful assembly in the prosecution of the common object, वो कहते हैं कि कोई ऑफेंस कमिट होता है अनलॉफुल असेंबली की तरफ से किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए, ठीक है, और such member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, और अगर वो मतलब उसमें ये भी हो सकता है कि एक मेंबर जो होता है वो उसको पता होता है कि जो वो कमिट करेगा, कमिट करने वाला है वो उसके ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। ईच एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। मतलब उसमें ये कहता है कि अगर जो भी बंदा उस टाइम उधर मौजूद होगा वो उस मतलब पार्टिसिपेट करेगा, वो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा। इसमें भी कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे एसेंशियल्स हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सेक्शन 149 पाकिस्तान पीनल कोड कहता है 1860 डील्स विद द ऑफेंस दैट ऑब्स्ट्रक्ट द पब्लिक ऑर्डर एंड हार्मोनी। मतलब ये डील करता है पब्लिक ऑर्डर और हार्मोनी, अगर मतलब पीस पब्लिक पीस के साथ डील करता है। पब्लिक पीस के साथ किस तरह डील करता है कि अनलॉफुल असेंबली सब पॉलिटिकल राइट आ जाते हैं, मतलब ऐसे धरने फसाद आ जाते हैं जिसके वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। और इसके हम एसेंशियल्स आगे पढ़ते हैं। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? अनलॉफुल असेंबली हमारे पास सेक्शन 141 में डिस्क्राइब है। 141 क्या कहता है कि अनलॉफुल असेंबली उसमें जो मेंबर होने चाहिए वो 5 से ज्यादा होने चाहिए और उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस शुड बी कमिटेड बाय एनी ऑफ द मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई भी बंदा उस अनलॉफुल असेंबली में कोई भी क्राइम या ऑफेंस कमिट करता है तो सारी असेंबली में जो भी लोग मौजूद होंगे वो उस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट हमारे पास तीसरा एसेंशियल है। तीसरे एसेंशियल में कॉमन मतलब जो अनलॉफुल असेंबली होती है वो किसी ना किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए उसी टाइम विदाउट प्रॉपर प्लानिंग वो एक साथ इकट्ठा होकर वो कोई अनलॉफुल एक्ट करता है ताकि वो अपना जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है उनको डिराइव कर सके, हासिल कर सके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाता है मेंबर्स ऑफ द असेंबली शुड हैव फ्रीली जॉइंड द असेंबली। मतलब जो मेंबर्स होने चाहिए, द मेंबर्स ऑफ द असेंबली शुड हैव फ्रीली जॉइंड द असेंबली विदाउट एनी प्रेशर एंड शुड आल्सो बी फैमिलियर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली। मतलब जो मेंबर होने चाहिए, मेंबर होते हैं, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली, वो फ्रीली किसी असेंबली को ज्वाइन करते हैं अनलॉफुल विदाउट एनी प्रेशर, किसी प्रेशर के बगैर। एंड शुड आल्सो फैमिलियर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, वो उस ऑब्जेक्ट से भी फैमिलियर होते हैं असेंबली के, ठीक है। उसके बाद इंटेंशन मतलब इसमें ये होता है इंटीग्रल नहीं होता। इन सच केसेस मेनली प्रेजेंस ऑफ एंड नॉलेज ऑफ सच कॉमन ऑब्जेक्ट मेक्स द पर्सन लायबल। इसमें कहता है कि इसमें तो इंटेंशन इस तरह नहीं होती, वो उसी टाइम पे कोई कॉमन ऑब्जेक्ट उनका होता है, वो उसको हासिल करने के लिए वो इलीगल एक्ट कमिट करते हैं विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। और उनको नॉलेज होती है कि नॉलेज होती है, उनकी नॉलेज मतलब उनकी नॉलेज उस अनलॉफुल असेंबली के बारे में, ठीक है, और उनकी प्रेजेंस उनको लायबल बना देती है उस ऑफेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चल, तो इसमें नजर आ रहा होगा कि आपको कोई मतलब एक होता है कि हर धरना धरना हर किसी का हक होता है, ठीक है। जब वो धरना इलीगल हो जाता है, ठीक है, या कोई प्रोटेस्ट इलीगल हो जाता है, ठीक है, वो अनलॉफुल असेंबली में फॉल करेगा, ठीक है। किसी मतलब पब्लिक पीस और हार्मोनी को अगर कोई डिस्टर्ब करे और दंगा फसाद स्टार्ट करे तो वो अनलॉफुल असेंबली, अगर उसमें कोई एक सा बंदा क्राइम कमिट कर ले, ऑफेंस कमिट कर ले, तो पूरी असेंबली जो होगी वो लायबल होगी उस ऑफेंस के लिए, ठीक है।
तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, हम इसकी डिफरेंस पढ़ेंगे, कॉमन इंटेंशन क्या है और कॉमन ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। शब खैर, अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब खैर एंड अल्लाह हाफिज।